हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। टुडे आई एम हियर विद न्यू लेक्चर ऑन इनकम टैक्स एमसीक्यू। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं इनकम टैक्स एमसीक्यू पे सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जो कि आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। आज हम नेक्स्ट बात करेंगे टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेजिडेंशियल स्टेटस, और उसी के एमसीक्यू पे आज हम डिस्कशन करेंगे। और आपको वही चीज़ करनी है, क्या वीडियो को पॉज करना है, आंसर सोचना है और उसके बाद ही आंसर देखना है। ओके, क्योंकि ऐसे ही वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक आप खुद एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। तभी आपको पता चलेगा कि आपने क्या सोचा था और आंसर क्या है, रीज़न क्या है। अगर आपका सही है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो रीज़न पता चल जाएगा। चलो चलते हैं आज की वीडियो पर। First question: who may not ordinary resident from the following: partnership firm, company, association of person or HGF? And answer is HGF. देखो गाइस, क्या होता है कि मेनली जो हमारा इंडिविजुअल है एंड HGF, इन्हीं में हमारे ये केस होते हैं। क्या? तीनों: ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ठीक है, लेकिन बाकी जो हम बात करें कंपनीज हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इन सब में क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 ही केसेस आते हैं। क्या? या तो रेजिडेंट और या नॉन रेजिडेंट। ठीक है, समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन: सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, and options are: is taxable in India, is not taxable in India, is includable in total income for rate purpose only, none of these, and answer is taxable in India. अगर कई बार क्या होता है, देखो कि गवर्नमेंट ने हमारी कोई जॉब, जैसे हम कोई बैंक वगैरह में जॉब करते हैं, जो अमर्समेंट वगैरह की होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि हमें फ़ॉरेन भेजा जाता है, दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं, तो वहाँ से हमें जो इनकम मिलेगी, हमारी जो इनकम होगी, सर्विसेज चाहे हम आउटसाइड इंडिया दे रहे हैं, लेकिन वो हमारी टैक्सेबल होंगी कहाँ? इंडिया में। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या करेंगे, सीधा देखेंगे क्या कि अगर हमें क्या है आउटसाइड इंडिया सर्विसेज दी जा रही है, तो आप कहोगे नहीं हमारे यहाँ पे नहीं होगी, नहीं, वो टैक्सेबल होंगी इंडिया में। ओके, नेक्स्ट: वट आर द क्लासेज ऑफ एन एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिडेंट? रेजिडेंट के बेसिस पे देखें तो कितनी क्लासेज हैं? इंडियन एंड फॉरेनर्स, रेजिडेंट इंडियन एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, एंड लास्ट वन इज पर्सन्स, फर्म एंड कंपनीज। एंड आंसर इज वेरी सिंपल है, अब ये तो आपको आता ही होगा, दैट इज सी, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कितने हैं, नंबर दे देंगे 3, 4, 5, तो आंसर होगा क्या? 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेसिस हैं, 3 कैटेगरीज हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन: इनकम एक्रूज इन इंडिया इज असेसिबल फॉर? अगर इनकम एक्रू हुई है इंडिया में तो असेसिबल होगी किसके लिए? रेजिडेंट इन इंडिया के लिए, ऑल एसेसिस के लिए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया के लिए, या फिर नॉन रेजिडेंट इन इंडिया के लिए। एंड आंसर इज ऑल एसेसिस। ये मैंने बाय मिस्टेक कर दिया था, तो आंसर क्या है? ऑल एसेसिस। इनकम अगर एक्रू इंडिया में हुई है तो वो असेसिबल होगी किसके लिए? ऑल असेसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट: एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज असेसिबल फॉर? अब देखो, इनकम क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है, कहाँ है? पाकिस्तान में। किसके लिए असेसिबल होगी? आंसर आप बता सकते हैं, होगी रेजिडेंट के लिए। अगर रेजिडेंट है तो उसी के लिए क्या होगी? असेसिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट: अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मस्ट स्टे इन इंडिया टू बिकम रेजिडेंट एट लीस्ट? अगर उसे रेजिडेंट बनना है इंडिया का तो उसे यहाँ रहना होगा कितने दिन? 182 डेज, 90 डेज, 60 डेज और 182 डेज। एंड आंसर इज 182 डेज। ये बेसिक कंडीशन होती है गाइस, जो फुलफिल करनी होती है कि अगर कोई भी पर्सन चाहे फॉरेन का है, उससे बेसिक 182 डेज का अगर उसका स्टे है, ये बेसिक कंडीशन है, उसके बाद वो रेजिडेंट बन जाता है। एंड एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी आपको कि जो ये 182 डेज है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है कि सीरीज़ में होनी चाहिए। हो सकता है आप 1 महीना आए, ठीक है, फिर 15 दिन आए,
फिर 15 दिन आए, ऐसे ऐसे करके भी हो सकता है, ठीक है, कि आप 2 दिन आए, 4 दिन आए, बल्कि हम टोटल करके देखेंगे कि जो लास्ट ईयर में 182 डेज होने चाहिए। मतलब कि सीरीज का कोई रोल नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। और सेकेंड मेन थिंग इज़ दैट ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको इंडिया में अगर आप दिल्ली रहे हो तो दिल्ली ही रहना है, नो नो, आप कहीं भी रहे हो, किसी भी प्लेस में रहे हो, 15 दिन हो सकता है आप राजस्थान रहे हो, 15 दिन आप दिल्ली में रहे हो, ऐसे करके भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि मेन चीज़ है कि आपको इंडिया में रहना है, 182 डेज कंप्लीट करने हैं, चाहे आप 4 दिन करके कंप्लीट करो, ओके। और चाहे आप दिल्ली रहो, चाहे आप हरियाणा रहो, कहीं भी रहो, ओके, पर यहाँ होना इंडिया में ही चाहिए। Every year, residential status of assessee, residential status of an assessee क्या हर साल may change, will certainly change, will not change, or none of this? And answer is may change. चेंज होता रहता है। देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि चेंज होएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि चेंज ना हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। जो बेसिक कंडीशन होती है वो फुलफिल हो रही हैं, तो देखेंगे अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आप रेजिडेंट हो या नहीं हो, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। नेक्स्ट, अ कंपनी डज नॉट बिकम द फॉलोइंग इन ए प्रीवियस ईयर। कंपनी क्या नहीं बन सकती प्रीवियस ईयर में, एंड इसका आंसर क्या होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये मैंने अभी बताया था इसी वीडियो में। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा इंडिविजुअल है एंड एचयूएफ है, उसमें इंडिविजुअल एंड एचयूएफ उसमें क्या होता है, हमारा तीनों होते हैं, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेजिडेंट। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी की, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की, तो उसमें क्या होता है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का वहाँ पे केस नहीं आता। आपको ध्यान रखना है जो मैंने कंसेप्ट बताया, क्या कि इंडिविजुअल और एचईएफ में ये होता है कि आपके 3 बेसिस पे है, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेजिडेंट। बट अगर हम अदर्स की बात करें, जैसे हमारे एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कंपनीज हैं, इनके लिए तो 2 ही केस हैं, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, ओके। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन कंट्री नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, अगर बिजनेस है फॉरेन कंट्री में जिसका कंट्रोल भी इंडिया में नहीं है, तो टैक्सेबल होगी वो इनकम, किसके लिए होगी? वो होगी सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तभी टैक्सेबल होगी, नहीं तो नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया, कब टैक्सेबल नहीं होगी? अगर वो रेजिडेंट भी इंडिया का है फिर भी टैक्सेबल नहीं होगी। कौन सी इनकम? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड इन इंडिया, फॉरेन इनकम, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एंड आंसर इज जी। अगर आपकी पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम है ना, अब आप रेजिडेंट हो इंडिया के और आप वो इनकम यहाँ लेकर आए हो, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो आपकी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा इवन दो आप रेजिडेंट हो इंडिया के, ठीक है। तो ध्यान रखने, क्या अगर पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम है वो आप इंडिया में लेके आ रही हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इवन दो यू आर रेजिडेंट, फिर भी वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में, ओके। नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चन जो है गाइस, ये आप खुद से सॉल्व करना और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करोगे, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और कैसी लगी ये वीडियो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्लानिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।